तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है पॉलिटिकल साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट का। तो इस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर आया था या कह लीजिए बहुत ही आसान पेपर आया था। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। अभी तक जिसने मुझे ये पेपर दिया है, ठीक है, उसने भी मुझे बताया, उस बच्चे ने, कि सर मेरा पेपर आज बहुत अच्छा गया। हालांकि मैंने थोड़ा कम पढ़ा था लेकिन अभी तक का मेरा बहुत अच्छा पेपर गया। और वाकई में मैंने पेपर को जब रिव्यू किया तो काफ़ी आसान पेपर आया था। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस पेपर को सॉल्व करते हैं और आप अंदाज़ा लगाइएगा कि आपके कितने नंबर आए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है खंड क यानी कि सेक्शन ए के अंदर कि डैश अमेरिका के तट से लगा छोटा सा द्वीपीय देश है। तो सबको पता है बच्चों, वो है आपका क्यूबा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से था। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला है आपका कि क्यूबा मिसाइल संकट, दूसरा है आपका अमेरिका व सोवियत संघ के बीच तनाव व प्रतिस्पर्धा थी। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है आपका कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में दोस्त। ठीक है, मतलब अमेरिका सोवियत संघ के बीच दोस्त, तो ये गलत है आपका। ठीक है, तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है इसका जो सही उत्तर होगा ये बी वाला होगा, पहला और दूसरा, यानी क्यूबा मिसाइल संकट और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है सो की प्रतिस्पर्धा थी, यानी कि कॉम्पिटिशन था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों कि प्रथम विश्व युद्ध डैश से डैश तक के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में दिया था आपको। जिन बच्चों ने कल का वीडियो देखा होगा उनको मतलब बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे जो कि एज इट इज आपके पेपर में आ चुके हैं। और आप यकीन नहीं मानिएगा बच्चों, मैंने आज तक जितने भी MCQ क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है चैप्टर वाइज और इंक्लूडेड कर दीजिए कल का वीडियो, सारा का सारा पेपर उसी में से आया है। ठीक है, और एकदम डिट्टो क्वेश्चन छाप दिए गए हैं एकदम उसी में से। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये पूछ रहा है कि पहला विश्व युद्ध जो है कब से कब तक हुआ था। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। देखिए, भारत भी है, मिस्र भी है, घाना भी है, लेकिन ब्राज़ील जो है आपका ये वाला देश नहीं है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न ये कि पूछ रहा है हमसे कि सोवियत संघ के अनेक गणराज्यों ने डैश और डैश को झेला। ठीक है, तो जो आपका पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका सही उत्तर जो है आपका ये सी वाला होगा, गृह युद्ध को झेला और बगावत को झेला। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न ये पूछ रहे हैं हमसे कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये कल की वीडियो में मैंने एज इट इज बताया था और उसी कल का वीडियो में देखेंगे तो इसी तरह से सेम क्वेश्चन है और वही छाप दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो बनेगा वो आपका छठे का डी बनेगा हमारा कि अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। ठीक है, तो ये डी जो है इसका ऑप्शन सही होगा, छठे का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न सातवां प्रश्न ये पूछ रहा है हमसे कि आप किस आधार पर कहेंगे कि लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा था। ये क्वेश्चन भी मैंने कल कराया था आपको। लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटना आगामी भविष्य में ना हो, लेकिन क्या हो गया बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। ठीक है, जिसके कारण से लीग ऑफ नेशन असफल रहा और फिर यूएनओ को बनाया गया लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी। ठीक है, और यूएनओ का ये उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटना आगामी भविष्य में कभी ना हो और दूसरे विश्व युद्ध जैसी घटना आगामी यानी आज तक 2021 तक कभी नहीं हुई, इसीलिए यूएनओ आज भी अस्तित्व में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न ये बिल्कुल आसान है कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य है। तो 5 है बच्चों। ठीक है, 5 जो है सो कि स्थायी सदस्य है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नौवां प्रश्न ये पूछ रहा है हमसे कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ढांचागत सुधार हेतु एवं प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, जिसमें कुछ शिकायतों का जिक्र है, उन्हें
पहचानना है आपको, ठीक है, 9वें क्वेश्चन के अंदर। तो ये जितने भी देख रहे हैं ना, ये तीनों के तीनों है आपका, यानी कि इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है सो कि डी ऑप्शन सही है ये उत्तर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न कि आज़ाद भारत के सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो एकता के सूत्र में बांधे रहना ये भी था, लोकतंत्र को कायम करना ये भी था, विकास करना ये भी था, ठीक है। तो 10वें का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका सी वाला, ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा ये सारे सही जो है सो कि उत्तर है। आगे चलते हैं, 11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य क्या क्या थे, ठीक है, सॉरी, नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य क्या नहीं थे वो आपको बताना है। तो नेहरू के विदेश नीति के उद्देश्यों की अगर हम लोग बात करें 11वें प्रश्न में, ठीक है, तो कठिन संघर्षों से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना ये तो था ही, दूसरा भी है, तीसरा भी है, लेकिन चौथा वाला जो है ना बच्चों कि अपने मंत्रिमंडल का विकास करना ये नहीं है नेहरू की विदेश नीति का जो है कि उद्देश्य। तो ये आपका सही ऑप्शन होता। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न ये पूछ रहा है हमसे कि शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गुट डैश तथा डैश का समर्थक था, ठीक है। तो 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका बी, समाजवाद और साम्यवाद, ये आपको लिखना था यहाँ पर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से किस देश को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया था। 13वां प्रश्न है आपका ये। तो इसका सही उत्तर है डी, बेलारूस, सॉरी रूस है, यहाँ मैंने बेलारूस बोल दिया, ऊपर वाला ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस, जिसे जो है सो कि आप कह सकते हैं बहुत ही पावरफुल जो है सो कि उसके उत्तराधिकारी चुना गया, एक तरह से कह सकते हैं आप। तो इसका जो सही उत्तर होता रसिया यानी कि रूस होता, ठीक है। जिसके अभी रसिया के अंदर अगर हम लोग बात करें तो व्लादिमीर पुतिन वगैरह के बारे में आपने काफ़ी नाम सुना होगा, और हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र जिसको आप कह सकते हैं ना वो है रूस, ठीक है। एग्जाम्पल बताऊं आपको, 1971 का युद्ध जब हुआ था बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए यानी कि पाकिस्तान के साथ, तो अमेरिका हमें मारने के लिए, हमारे को रोकने के लिए हमारे सामने आ गया था अपना परमाणु हथियार का जो है सो कि अपना शिप वगैरह लेकर के, और उस टाइम पे हमारे पूरी दुनिया में रूस ने मदद की थी, ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि रूस जो है एक घनिष्ठ मित्र है हमारा, ठीक है। खैर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न कि यूएनएचआरसी किससे संबंधित है, ठीक है। तो यूएनएचआरसी जो है यहाँ पर यूएनएचसीआर है, मैं यूएनएचआरसी बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए यूएनएचसीआर है आपका। तो ये जो है आपका बच्चों ये डी ऑप्शन होगा, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग से संबंधित है, ठीक है बच्चों। तो यूएनएचसीआर है ये, मैं एचआरसी बोल गया उसके लिए सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं, 14वां प्रश्न आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि संयुक्त राष्ट्र के सामने किन दो बुनियादी सुधारों का मसला है, ठीक है। तो ये छठे जो आपका चैप्टर है 6th लेसन यूएनओ वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला चैप्टर जो है उसके अंदर से ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। यहाँ पर देखिए आप 4 ऑप्शन आपको जो है सो कि देखने को मिलेगा। तो चारों में से जो सही उत्तर होगा आपका 15वें का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये दूसरा और चौथा सही है आपका, यानी कि दूसरा वाला ये है कि संगठन की बनावट व प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। जब यूएनओ बना तो उस टाइम पे उसका जो चीज़ें बना वो ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिए ना, यूएनओ को सॉरी थोड़ा सा सर्दी हो रखा है। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे यूएनओ उस टाइम पे बना था ना, तो यूएनओ का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत पुराना है, ठीक है। अब पूरे दुनिया क्या मांग कर रही है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको अपग्रेड करो, ठीक है, नहीं तो अगर पुराने सॉफ्टवेयर के साथ रहोगे तो नोकिया जैसा हाल हो जाएगा, ठीक है, इस मार्केट में दिखोगे नहीं। वही चीज़ हो रखा है यूएनओ के साथ। यूएनओ जो है अपने पुराने सॉफ्टवेयर पर भी है, आज के टाइम पे देखेंगे तो 5 ही स्थायी सदस्य ले रखा है, जबकि वहाँ से 5 से ज़्यादा होने चाहिए। भारत भी एक स्थायी सदस्य बन सकता है, जापान भी बन सकता है, लेकिन यूएनओ नहीं मान रहा है, ठीक है। तो दूसरा वाला होगा, और चौथा है कि संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा हो, एक ये आपका होगा, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर होगा, यानी कि 15वें का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न ये पूछ रहा है कि विभाजन के पश्चात बने पाकिस्तान में कौन कौन से 2 इलाके शामिल थे, ठीक है। 16वां प्रश्न है हमारा। तो इसका सही उत्तर है बच्चों पूर्वी पाकिस्तान
और पश्चिमी पाकिस्तान, ये आप लिख देंगे। आगे चलते हैं 17वां प्रश्न कि 1917 की रूसी क्रांति के नायक थे, तो ये थे आपके व्लादिमीर लेनिन जी। ठीक है, 17वें का आपको ए ऑप्शन लिख देना था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 18वां प्रश्न कि शीत युद्ध का काल पहचानिए। ये मैंने आपको बताया था, शीत युद्ध का काल है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेके सोवियत संघ के विघटन तक, यानी कि 1945 से लेके 1991 तक। ये आपको लिख देना था। ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं 19वां प्रश्न देखिए कि पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका द्वारा सहायता दिए जाने को क्या कहा गया, तो इसको मार्शल योजना कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? मार्शल योजना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 20वां प्रश्न, ये हमसे पूछ रहा है बच्चों कि अपनी विदेश नीति को सक्षम बनाने के लिए भारत किस गुट में शामिल हुआ, तो वो ना तो नाटो में शामिल हुआ, ना वार्सा में शामिल हुआ, ना ही दोनों में शामिल हुआ। तो इसका सही उत्तर है वो किसी में भी शामिल नहीं हुआ। नेम बना दिया भारत ने। ठीक है, जो है सो कि भारत बोला कि ना तो हम अमेरिका के साथ जाएंगे, ना तो हम जो है सो कि आपका सोवियत संघ के साथ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऐसा इसलिए किया भारत ने क्योंकि भाई अभी नए नए तो आज़ाद हुए थे। अगर अब सोवियत संघ के साथ चले जाते तो भी दिक्कत, अगर हम अमेरिका के साथ चल जाते तो भी दिक्कत। समझ रहे हैं आप? तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न कि भारत चीन के संबंधों की शुरुआत प्रारंभ में डैश थी। ठीक है, तो दोस्ताना थी, पहले फ्रेंडली संबंध था हमारा। पहले ये नारे सुने होंगे आपने, हिंदी चीनी भाई भाई, और आज क्या बोलते हैं? चीनी को देखते ही ना अंदर से गुस्सा सा आने लग जाता है। जो गलवान वैली में घटना हुई, जो अरुणाचल प्रदेश को चीन बोलता है कि ये हमारा है, ये हमारा है। समझ रहे हैं? तो वो हिंदी चीनी भाई भाई का वाला जो नारा था ना, वो तो कब का गायब हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला। ठीक है, तो 1939 से लेकर 1945 तक चला आपका दूसरा विश्व युद्ध। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 23वां प्रश्न कि भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ, तो अक्टूबर 1945 में शामिल हुआ था। ये क्वेश्चन भी मैंने बता रखा है आपको। अगला है कि आज़ादी के समय रजवाड़ों की संख्या लगभग कितनी थी, तो 565 रजवाड़े थे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है देखिए सेक्शन बी आ गया। इसमें बोल रहा है कोई 20 प्रश्न हल करना है, लेकिन हम सारे बताएंगे आपको कि आज़ादी के तुरंत बाद तुरंत पहले 25वां क्वेश्चन है कि आज़ादी के तुरंत पहले निम्न में से किस राजा ने अपने राज्य को भारतीय संघ से आज़ाद रखने की घोषणा की थी। ठीक है बच्चों, तो जो 25वां क्वेश्चन है आपका, उसका सही उत्तर है बच्चों त्रावणकोर के राजा ने। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 26वां प्रश्न कि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे। 26वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों सी। यहाँ पे वैसे तो ये सारे शामिल थे, यहाँ से सी नहीं, ये सारे ही शामिल है वैसे तो। यहाँ से सी है आपका, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, कहने का मतलब है सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सारे ही है आपके उसके अंदर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न कथन में से विषम का चयन कीजिए। ठीक है, ऑड वन का जो है सो कि उसमें चयन करना है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। नीति आयोग 2014 यहाँ पर नहीं होगा 27वें प्रश्न के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 28वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के संबंध में सही नहीं है। 28वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, अमेरिका से अधिक उन्नत अर्थव्यवस्था थी। सोवियत संघ की अधिक उन्नत अर्थव्यवस्था नहीं थी, तो डी इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न तो और भी आसान है। सोवियत संघ जो है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कितने वर्षों तक शासन किया गया, तो 70 वर्षों तक शासन किया गया। ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर आया था आपका। इतना इजी क्वेश्चन पेपर मैंने शायद आज से पहले शायद ही कभी देखा होगा। ठीक है, आज तक मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व करवाए हैं, लेकिन आज पहली बार देखा हूँ इतना इजी क्वेश्चन पेपर आया है। ठीक है, एमसीक्यू हमारे लिए भी थोड़ा नया है, जितना आपके लिए नया है आप ये कह सकते हैं। 30वां प्रश्न देखिए कि यूनेस्को का विस्तृत रूप लिखना है आपको।
ठीक है। यूनेस्को जो है उसका विस्तृत रूप लिखना है, तो इसका जो विस्तृत रूप है यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 31वां प्रश्न की विभाजन के समय तय हुआ था कि डैश को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। धार्मिक बहुसंख्यक यानी कि जो रिलीजियस मेजॉरिटी है उसके आधार पर जो है सो कि विभाजन होगा। जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है उसका अलग, और जहां पे हिंदू बहुसंख्यक है यानी कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना दिया गया, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान यानी कि भारत बना दिया गया, इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 32वां प्रश्न की विभाजन के समय दो प्रांत डैश और डैश का भी बंटवारा हुआ था। ठीक है, तो इसका जो 32वें का सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका सी, पंजाब और बंगाल का भी बंटवारा हुआ था। अगर आप मैप देखेंगे ना, भारत का नक्शा, ठीक है, तो मैं एक बार आपको जूम करके समझाता हूँ। अगर आप मैप देखेंगे तो पंजाब इधर साइड आ जाएगा, ठीक है, ये इधर से, यहाँ से ना पंजाब काट दिया इधर से, और इधर साइड आएंगे ना, इधर से ऐसे मेरे को मतलब मेरे से मैप उतना अच्छा नहीं बन रहा है भारत का, लेकिन फिर भी हम भारत के वासी हैं। ठीक है, इधर से अगर आप देखेंगे तो बंगाल काट के ना आपका जो है सो कि बांग्लादेश बनाया गया। ठीक है, मैं नीचे आ गया, तो ये चीज़ है, तो समझ जाइए आप बस। ठीक है, तो बंगाल काट के बांग्लादेश इधर से बन गया, थोड़ा सा बंगाल चला गया उसमें, और इधर से पंजाब काट के इधर से आपका जो है सो कि मतलब उस टाइम तो दोनों पाकिस्तान ही बना था, लेकिन ये पूछ रहे हैं हमसे कि विभाजन के समय दो प्रांत डैश और डैश का भी बंटवारा हुआ था, तो पंजाब और बंगाल का भी बंटवारा हुआ था, आप ये समझ लीजिए। 33वां प्रश्न देखिए कि भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र कह लीजिए या सहमति पत्र बनाया गया था, जिस पर राजाओं को हस्ताक्षर करने होते थे, उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसमें अभिकथन और कारण दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें अभिकथन पढ़ना है, कारण पढ़ना है और बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो चलिए पहले अभिकथन पढ़ते हैं। अभिकथन बोल रहा है कि सोवियत संघ में मिल्कियत का प्रभुत्व प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व था। और कारण क्या बोल रहा है कि भूमि अन्य संपत्तियों और उत्पादन का कह लीजिए वह वितरण पर राज्य का नियंत्रण था। ये हमारा कारण कह रहा है 34वें प्रश्न का। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ये होगा ए वाला ऑप्शन। ए वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है बच्चों कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 35वां प्रश्न कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। ठीक है, बड़ा मज़ा आ रहा है पेपर सॉल्व करवाते वक्त। आपको भी मैं समझता हूँ कि बहुत मज़ा आया होगा आज पेपर दे करके। बहुत से बच्चे खुश थे आज जब मैं आ रहा था ना, मतलब जॉब से आ रहा था, तो मतलब कई सारे बच्चे मिले मुझे 12th के जो मुझे जानते हैं, तो वो कह रहे सर इतना अच्छा पेपर गया मेरा, क्या बताऊँ, अभी तक के जितने भी पेपर दिए ना उनमें से सबसे अच्छा पेपर मेरा पॉलिटिकल का गया। और एक मज़े की बात यह है कि आपके सर का भी, यानी मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, तो मेरे 100 में से जो है सो कि 95 मार्क्स आए थे बोर्ड के अंदर, और कह लीजिए 100 में से आप कह लीजिए 96 आए थे जहाँ तक मुझे लगता है, या 92। हाँ, वैसे मेरे 96 मार्क्स आए थे, लेकिन टीचर ने ये सोचा कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जो है सो कि बढ़ जाएगा, इसलिए मुझे 92 मिले थे। मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया था पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो पॉलिटिकल पढ़ने में ना और पढ़ाने में दोनों में मुझे मज़ा आता है। मैं आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट समझता हूँ। ठीक है, ताकि कोई कहेंगे ना तो बहुत मज़ा आता है, आप ये कह लीजिए। ठीक है, और हमारा एक फेवरेट डायलॉग रहा है स्कूल टाइम पे, ये कह लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस तो खून में ही है, क्योंकि आप देखेंगे भारत में जहाँ जाएंगे ना वहाँ पॉलिटिक्स देखेगा आपको। ठीक है, खैर 36वां प्रश्न देखते हैं कि ताशकंद समझौता निम्न में से किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। 37वां प्रश्न कि पश्चिमोत्तर सीमा जो प्रांत है उसके निर्विवाद नेता डैश थे जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान, ये मैंने कल आपको बताया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए कि जुलाई 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो कारगिल युद्ध हुआ था उस टाइम पे, आपको याद होना चाहिए। 38वें प्रश्न का उत्तर जो है सो कि कारगिल युद्ध होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न कि 1962 से 1971 के बीच भारत को
कितने युद्धों का सामना करना पड़ा। तो ये टाइम पीरियड दे रखा है, इसके अंदर हमें जो है सो कि बताना है कि 1962 से लेके 1971 के बीच में कितने युद्धों का सामना करना पड़ा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों 39वें प्रश्न का, ये होगा आपका डी वाला। ठीक है, यानी कि 3 जो है सो कि मेजोरिटी युद्ध जो हुए हमारे, एक 65 में हुआ था मेरे ख्याल से, एक आपका 1965 में हुआ था पाकिस्तान के साथ, 1962 में चाइना के साथ हो गया था, और एक हो गया था 1971 में ये बांग्लादेश को जब हमने आज़ाद करवाया था। तो ये आपका ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखिए, अगला आ गया 40वां प्रश्न। फिर इसमें अभिकथन और कारण बोल रखा है, तो अभिकथन पढ़िए। ये बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान बढ़ रहा है, तो बिल्कुल सही है। कारण देखिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कहलाने वाले रसायनों के फैलाव व इस्तेमाल के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इस तरह से कारण दे रखा है। तो 40वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो ए होगा, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 41वां प्रश्न। ये पूछ रहा है हमसे कि अभिकथन क्या है। तो अभिकथन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। ठीक है, और कारण है कि आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए विकासशील राष्ट्रों का मंच होना चाहिए। 41वां प्रश्न है आपका ये। तो इसका सही उत्तर है सी, अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है आपका। ठीक है, अप्रासंगिक नहीं हुआ है अभी, ये एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो और आपको क्लियरिफाई होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जो 41वां प्रश्न है उसका जो है सही उत्तर है आपका सी है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 42वां प्रश्न है। ये पूछ रहा है हमसे कि अभिकथन में बोल रहा है मतलब कि ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही रजवाड़ों को छूट थी कि वह अपनी इच्छा के अनुसार भारत में मिले या पाकिस्तान में शामिल हो, अपने आप को स्वतंत्र भी रख सकते थे वो। और कारण बोल रहा है कि ब्रिटिश प्रभुसत्ता की समाप्ति के साथ रजवाड़ों रियासतों के राजा व प्रजा को भी निर्णय लेने का अधिकार था। तो यहाँ पर ये प्रजा वाला जो है सो कि थोड़ा सा गलत है, इसीलिए ये कारण भी गलत हो गया, नहीं तो ये कारण बिल्कुल एग्जैक्टली सही बैठ रहा था एक तरह से देखा जाए तो। 42वां जो प्रश्न है उसके अंदर तो आप जो है सो कि ये लिख सकते हैं डी वाला कि अभिकथन सही है लेकिन कारण थोड़ा सा गलत हो गया, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं 43वां प्रश्न की अभिकथन इसमें बोल रहा है कि आज़ादी के समय विश्व में 2 आर्थिक मॉडल थी, उदारवादी, पूंजीवादी तथा समाजवादी। और ये मॉडल जो है सो कि प्रचलित थे, जिसमें भारत ने किसी को अपनाया नहीं था, ये बिल्कुल सही है। कारण बोल रहा है कि भारत ने दोनों में से किसी को न अपनाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिससे सरकार व निजी कंपनियों दोनों का अपने अपने उपकरणों कह लीजिए पर प्रभुत्व था, और उस समय वही बेहतर था। तो ये जो है सो कि अभिकथन और कारण आपका कह रहा है 43वें प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर है दोनों ही सही है, कह लीजिए कि कारण और कथन दोनों ही सही है, और ये सही परिभाषित कर रहा है उसको। ठीक है, कारण जो है कथन को सही परिभाषित कर रहा है आपका। आगे चलते हैं, अगला एक और है कि अभिकथन दे रखा है कि अणुशक्ति संपन्न राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर सदस्य राष्ट्रों का हस्ताक्षर करने को कहा, और कारण बोल रहा है कि भारत ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, भारत ने उसे भेदभावपूर्ण माना। 44वां प्रश्न है हमारा, तो इसका सही उत्तर है ए, अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ये आपका 44वां प्रश्न था। आगे चलते हैं, अब अगला है 45वां प्रश्न कि विभाजन के समय हुए बंटवारों में वित्तीय संपदा के साथ निम्नलिखित में से किसका विभाजन हुआ था, यानी बंटवारा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि जब विभाजन हुआ था हमारा, बंटवारा हुआ था, तो बंटवारे के अंदर वित्तीय संपदा यानी कि कह लीजिए पार्टिसिपेशन के जो पार्टीशन हुआ था हमारा, तो उसके अंदर फाइनेंशियल जो एसेट्स थे उसके अलावा कह लीजिए किस चीज़ का और बंटवारा हुआ था, तो वो हमें बताना है। तो इसका जो 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ये होगा आपका बी वाला, सारी ही चीज़ों का, टाइपराइटर, रेलवे कर्मचारी, टेबल कुर्सी, पुलिस के वाद्य यंत्र, सबका बस बंटवारा हो गया था। पुलिस के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उन सब का, टेबल, टाइपराइटर, रेलवे एम्प्लॉय, सबका बंटवारा हो गया था। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे ये चीज़ें। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न। ये पूछ रहा है हमसे कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। 46वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी वाला, येल्त्सेन सुधारों की शुरुआत, ये आप इसका लिख देंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 47वां।
कि नेहरू जी ने जनरल अयूब खान जो थे 1960 में किस संधि पर हस्ताक्षर किए? नेहरू जी और जनरल अयूब खान ने। तो इसका जो सही उत्तर है आपका 47वें प्रश्न का, वो होगा आपका बी वाला, सिंधु जल संधि पर साइन हुआ था नेहरू और अयूब खान के बीच में। ठीक है, चच्चा नेहरू जो थे हमारे। 48वां प्रश्न, भारत व पाकिस्तान के लेखकों और कवियों ने विभाजन की त्रासदी को किन किन माध्यमों द्वारा व्यवस्थित कह रहा हूँ व्यक्त किया था, यानी कि जाहिर किया था एक तरह से? तो उपन्यास से भी किया था, लघु कथा से भी किया था, कविता से भी किया था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं, अगला आ गया हमारा सेक्शन नंबर सी, खंड 100 आ गया हमारा। तो इसमें एक हमारा जो है चित्र दे दिया है, अब चित्र को समझिए। ठीक है, तो चित्र कह रहा है कि दिए गए चित्र का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो 49वां प्रश्न बोल रहा है कि चित्र के अंदर गोले में बने मानचित्र किसको दर्शा रहा है? तो ये पूरे विश्व को, वर्ल्ड, संसार कह लीजिए, उसको दर्शा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है ये दृष्टिबाधित के लिए, यह प्रश्न केवल दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए है। तो भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में आज़ाद हुआ था हमारा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, दिए गए कार्टून को ध्यानपूर्वक देखें और जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर देना है। ये वाला मैंने कार्टून आपको करवा रखा है ऑलरेडी। अगर आपने हमारी कार्टून की जो मैंने वीडियो बनाई थी पॉलिटिकल की वो देखी होगी तो आपने अच्छा जो इसके कह लीजिए क्वेश्चंस बने हैं उसका सही उत्तर दिया होगा। कार्टून का पहला क्वेश्चन बना है कि कार्टून के बीच में बैठा हुआ नेता कौन सा है? तो नेहरू जी हमारे वो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग गठन कब हुआ था? तो 1953। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, ये है आपका, ये जो कार्टून दिया गया है, ठीक है, इस कार्टून के आधार पर जो है हमें बताना है। ये कार्टून भी आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो इस कार्टून के अंदर जो है सो कि कार्टून में दर्शाने का प्रयास क्या किया गया है? ठीक है, तो भारत चीन की दोस्ती को बताया है, भारत चीन दुश्मनी बताया है, चीन द्वारा भारत को समझाने का प्रयास, या फिर 1960 में चीन भारत का सीमा विवाद की असफलता को दर्शाया गया है। ठीक है, तो 51वां जो प्रश्न है आपका, उसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ये सी वाला होगा, यानी कि चीन द्वारा भारत को समझाने का प्रयास किया गया है, एक तरह से कह लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है सो कि यह प्रश्न केवल दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए है। ठीक है, तो विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट्स ओनली। तो इसमें पूछा गया है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगारिया जो है सो कि इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो। आगे है कि अगर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अगर आपको गद्यांश पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और गद्यांश को पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट ही इसका आंसर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत के पीछे कौन कौन से कारण थे? 52वां प्रश्न। तो 52वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डी, सारे ही है, भ्रष्टाचार भी है, गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, तो ये सारे ही आपको लिखने हैं। 53वां प्रश्न है कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 2010 आपको लिख देना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि अरब स्प्रिंग का किन किन देशों पर प्रभाव पड़ा था हमारा? ठीक है, 54वां प्रश्न है हमारा। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि बहरीन, यमन, लीबिया, इन सब पर ही असर पड़ा था आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, 55वां प्रश्न देखिए। 55वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि मिस्र में 1789 के पश्चात, यानी 1989 है ये, 1979 के पश्चात से कौन सत्ता में था? ठीक है, मिस्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर है हु हैड बीन इन पावर इन इजिप्ट सिंस 1979। ठीक है, 55वां प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है आपका हौसीन मुबारक जो है सो कि ये सही उत्तर होगा आपका 55वें प्रश्न का। ठीक है, हौसनी मुबारक। ठीक है, हौसनी मुबारक नाम ऐसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है कि 56वां की हौसनी मुबारक डैश 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 के परिणाम स्वरूप ध्वस्त हो गए। ठीक है, ध्वस्त हो गए, तो ये आपको बताना है हौसनी मुबारक कोलैप्स एज अ रिजल्ट ऑफ डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये आपको बताना है। 56वां प्रश्न जो है इसका सही उत्तर होगा बच्चों डी, लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के कारण। ठीक है, मैसिव डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उसके कारण। आगे चलते हैं, फिर है आपका, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर देने आपको, तो ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट उत्तर दे रहा हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सो कि
सबसे बड़ी सफलता क्या थी? तो देशी रियासतों का एकीकरण जो है सबसे बड़ी कह सकते हैं आप सफलता थी। 57वें प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं 58वां प्रश्न कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक अन्य नाम उनका लौह पुरुष भी है। 59वां प्रश्न कि भारत के पहले गृह मंत्री, तो वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। 60वां प्रश्न है कि पटेल भारत की डैश को लेकर कोई डैश नहीं चाहते थे। ठीक है, 60वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है क्षेत्रीय अखंडता को लेकर के कोई समझौता नहीं चाहते थे, जो है सो कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है वो। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर था बच्चों। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।